हेलो एवरीवन। हमारी पावर बीआई की डे 4 की आज की क्लास में हम लोग एक डेटा मॉडल कैसे बनाना है ये सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये डेटा मॉडल इस माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करके बनाया है। तो हम लोग इस माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे, पावर बीआई में इसका डेटा मॉडल बनाएंगे और डेटा मॉडल बनाने के बाद चार अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करके आप यहाँ देख सकते हैं, इनफैक्ट पांच अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे और ये सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो आज हम लोग अपना पावर बीआई का डे 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कनेक्टिंग विद माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड क्रिएटिंग डेटा मॉडल कर रहे हैं। अपने लास्ट क्लास तक हम लोगों ने एम्स इंस्टॉल कर लिया था और एम्स या जैम्प जो भी आपका फेवरेबल टूल है उसके अंदर आपने एक PHP माई एडमिन के अंदर नॉर्थविंड डेटाबेस इंस्टॉल कर लिया था। नॉर्थविंड डेटाबेस को हम आज पावर बीआई से कनेक्ट करना सीखेंगे। कनेक्टिंग विद माई एसक्यूएल डेटाबेस एंड क्रिएटिंग डेटा मॉडल, ये हमारा आज का पर्पस होगा। ये जो नॉर्थविंड डेटाबेस होता है, ये नॉर्थविंड डेटाबेस एक सुपर स्टोर का डेटा सेट है और इस डेटा सेट में हम देख सकते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं, उसके जितने भी शिपर हैं, मतलब जैसे जब कस्टमर उन्हें ऑर्डर करता है तो कौन सा शिपर उन कस्टमर्स को उन ऑर्डर को सप्लाई करता है, तो सप्लायर के भी नाम हैं, उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट की क्या अवेलेबिलिटी है, उन प्रोडक्ट्स की क्या कैटेगरी है। जब भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर की जो बेसिक डिटेल है वो सेव होती है और फिर ऑर्डर की मोर डिटेल, लाइक एक ऑर्डर में 4-5 प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। तो जैसे ये ऑर्डर डिटेल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑर्डर नंबर 10248 है, अगर हम पहली 3 रोज को देखें तो जो ऑर्डर नंबर 10248 है, इस ऑर्डर में हमें दिखता है कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑर्डर हुए हैं। तो ये ऑर्डर आईडी किसी और टेबल को रिफर कर रही है, ये प्रोडक्ट आईडी किसी और टेबल को, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में फॉरेन की रिलेशंस सीखे बेसिक, जिससे हमें समझ में आया कि इस तरीके से एक टेबल दूसरे टेबल को रिफर करती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो फॉरेन कीज है, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी, अगर हम प्रोडक्ट्स टेबल में जाएं तो सारे प्रोडक्ट वहां दिख जाएंगे, हर प्रोडक्ट की यूनिक आईडी है। और ऑर्डर्स में जाएंगे तो हर ऑर्डर एक यूनिक ऑर्डर है। तो यानी ये 10248 जो ऑर्डर है ये विनेट नाम के कस्टमर ने किया है और 5 एम्प्लॉय ने रिसीव किया है। अब ये एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ पे दी हुई है। सो जो हमारा एम्प्लॉय है 5, जिसका नाम है वो है बुकैनन, स्टीवन बुकैनन, और विनेट नाम का कस्टमर है। तो ये सारा कुछ इस तरीके से आपस में रिलेटेड है। तो इन सारे टेबल्स को जब हम मर्ज कर देते हैं तो हमारा एक डेटा मॉडल बनता है और फिर हम इंटर डिपेंडेंट जो है क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए हैं या कस्टमर्स ने कितने कितने ऑर्डर किए हैं उनको बताइए, तो आप सिर्फ कस्टमर टेबल को देख के ये जवाब नहीं दे पाएंगे पावर बीआई में, क्योंकि कस्टमर्स टेबल में सिर्फ कस्टमर की जानकारी है और ऑर्डर टेबल में ऑर्डर की जानकारी है। तो कस्टमर का नाम मिलता है कस्टमर टेबल से और ऑर्डर का काउंट मिलता है ऑर्डर टेबल से। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तब हम ये बात बता पाएंगे। तो कुछ ऐसी बेसिक क्वेरीज भी हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले
हमें यहाँ से गेट डेटा पे जाना है और मोर पे क्लिक करना है। पावर बीआई डेस्कटॉप में है हम लोग इस समय, और यहाँ से माई एसक्यूएल आपको सर्च करना है। माई एसक्यूएल डेटाबेस आ जाएगा और यहाँ से आपको माई एसक्यूएल सर्वर और डेटाबेस का ऑप्शन आएगा। सर्वर का मतलब होता है जब हम लोग सर्वर को अपने लोकल कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो सर्वर का जो एड्रेस होता है वो लोकल होस्ट होता है। अगर यही आपने इस डेटाबेस को किसी वेब सर्वर पे होल्ड किया है तो उसका कुछ आईपी एड्रेस होगा, जैसे 198.17143 ऐसे करके डॉट समथिंग कुछ आईपी एड्रेस होता है सर्वर का। कई बार सर्वर किसी ना किसी डोमेन पे होता है, जैसे server.slidescope.com ऐसे किसी डोमेन पे भी सर्वर होस्ट होता है। सो ये जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी से 4 क्रेडेंशियल्स पूछेंगे अगर आपको उनका माई एसक्यूएल डेटाबेस एनालाइज करके दिखाना है, या कोई भी डेटाबेस। अगर आपको वो पोस्टग्रे एसक्यूएल हो सकता है, एसक्यूएल सर्वर हो सकता है, वो इवन मोंगो डीबी हो सकता है। तो डेटाबेस के जो क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए, HUPD। HUPD, H का मतलब हो गया होस्ट, U का मतलब हो गया यूजर, P का मतलब हो गया पासवर्ड और T का मतलब हो गया डेटाबेस। कि आपने कौन से होस्ट सर्वर, ये या तो आईपी एड्रेस होगा या डोमेन नेम होगा, ऐसा होगा ये, या सब डोमेन होगा, कुछ इसमें से तीनों में होगा। तो ये आई होगा, जिसमें कई बार आईपी एड्रेस के बाद में एक पोर्ट भी लगा होता है, वो सब आगे समझेंगे। यूजर वो यूजर है जिसके पास कम से कम डेटाबेस को रीड करने की परमिशन हो, ठीक है। सो ये यूजर है, और पासवर्ड तो इसी यूजर का पासवर्ड है। जैसे आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करना चाहते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पैनल में लॉगिन करना चाहते हैं, तो लॉगिन करने के लिए आपको आईडी पासवर्ड लगता है, तब आप उसमें जा पाते हैं। तो वैसे ही किसी डेटाबेस के सर्वर में भी लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड लगता है। और डेटाबेस डेटाबेस का नाम होता है, नेम ऑफ डीबी, जो उस सर्वर के ऊपर है जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे पावर बीआई में यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम है, तो जो हमने इंस्टॉल किया था, तो जो भी हमारा सर्वर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वर जो है वो है लोकल होस्ट, और लिखा हुआ है कि डेटाबेस है नॉर्थ विंड। दो जानकारी तो हमारे पास यहीं लिखी हुई है। तो सर्वर में हमने लोकल होस्ट लिख दिया और डेटाबेस में नॉर्थ विंड लिख दिया। उसके बाद हम ओके कर देंगे। अब इसके सारे क्रेडेंशियल्स, सारे टेबल यहाँ मेरे सामने आ गए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हमने ये किया तो इसने हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा ही नहीं। मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से गया, माई एसक्यूएल में गया, और यहाँ से माई एसक्यूएल डेटाबेस को मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे मेरे पास देख रहे हैं आप कि कोई ऑप्शन और आ नहीं रहा है। रीज़न ये है क्योंकि मैं यहाँ पे कई बार लॉगिन कर चुका हूँ, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। पर आपके केस में वो आपसे आईडी पासवर्ड पूछेगा और स्टोर करने की बात करेगा, ठीक है। सो आपको उस केस में आईडी पासवर्ड देना है, और लोकल होस्ट और नॉर्थ विंड। अब हमें ये याद रखना है कि जब हम जैम्प पे काम कर रहे हैं तो रूट जो है वो आईडी होती है, यूजर नेम, और माई एसक्यूएल एम्स के केस में AMPPS, अगर आपने एम्स को इंस्टॉल किया है
तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज नहीं किया है, तो एम्प्स के केस में होस्ट जो होता है वो होता है लोकल होस्ट, ठीक है। यूज़र होता है रूट, पासवर्ड होता है माई एसक्यूएल और डेटाबेस का नाम जो भी आपने बनाया हो। तो ये याद रखिएगा। तो ये एम्प्स के केस में होता है। पर अगर आपने यही चीज़ जैम के थ्रू कर रखी है, तो जैम के केस में सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। जैम से अगर आपने किया है तो सिर्फ एक डिफरेंस आएगा कि आपका जो पासवर्ड है वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, ऐसे एम्प्टी छोड़ देना, बस इतना डिफरेंस है। या एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन अगर आपने कोई पासवर्ड दिया है तो वो याद रखिए। तो ये दो चीज़ याद रखनी है। तो सो ये चीज़ याद रखिए, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग आईडी पासवर्ड होता है, तो बस ये याद रखना। एक और चीज़ भी होती है कि पावर बीआई माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो पावर बीआई माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टर जो होता है वो कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब जैसे ये पावर बीआई ने देखिए यहाँ पे दिखाया भी है कि इन माई एसक्यूएल डेटाबेस डायलॉग, आप यहाँ पे सर्वर भरते जो हमने भरा और डेटाबेस भरते, और ये वो स्क्रीन है जहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड जो है भरेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और जो पावर बीआई माई एसक्यूएल कनेक्टर है, अगर आपके केस में वो मांग रहा है तो एक एडिशनल सॉफ्टवेयर जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये यूआरएल भी अभी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर किसी केस में पहले से इंस्टॉल होता है, किसी केस में नहीं होता, सो अगर आपका वो कनेक्टर मांगेगा तो आपको यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम के लिए ये केवल 1.6 MB का है, ये इंस्टॉलर है कनेक्टर नेट 9.2 करके। इसका पर्पस क्या है कि पर्पस सीधा यही है कि पावर बीआई के साथ you need to install the Oracle MySQL connector package before using the connector in Power BI desktop। और Power BI ऑनलाइन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, Power BI डेस्कटॉप की बात कर रहे हैं। तो ये वो कनेक्टर है। अब अब यहाँ पे हमने सर्वर और ये डेटाबेस का नाम लिखा और भर दिया, और अब हमारे पास सारे टेबल आ गए। ये सारे टेबल बेसिकली वही टेबल्स हैं जो हमारे डेटाबेस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम इन सबको एक एक करके कनेक्ट कर लेंगे। सारे टेबल को कनेक्ट करते वक्त एक इम्पॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है हमें। देखिए, पहले कैटेगरीज को किया तो कॉलम हेडर और टेबल की वैल्यूज प्रॉपरली आ रही है ना, कोई मिसमैच नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी सारी कॉलम की वैल्यूज प्रॉपरली हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ हेडर नहीं आते, गलत हो जाता है, तो वो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व किया था। ये रिव्यूअर्स टेबल जो है ये हमारे काम की अभी नहीं है, ये बस ऐसे ही डेटाबेस में एडिशनली पड़ी है। तो रिव्यूअर्स को छोड़ देंगे, बाकी सारी हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे 3, 3, 6 और 2 8 टेबल्स हैं और इन्हें लोड कर लेंगे। तो ये देखिए सारा मॉडल में जुड़ रहा है। और ऐसे नॉर्थ विंड कैटेगरीज, नॉर्थ विंड कस्टमर्स, इस नाम से हमारे टेबल के नाम आ गए। ओके, अगर आपको इसको सरल बनाना है, एक एग्जांपल बता, यहाँ से जाके रीनेम कर लीजिए और सिर्फ एक इसको सप्लायर बोल दीजिए, ठीक है। एज ए इसको रीनेम कर लीजिए और सिर्फ इसको शिपर बोल दीजिए। इस तरीके से क्या होगा कि आगे हम लोग पावर बीआई में एक लैंग्वेज
या कोडिंग पढ़ेंगे जिसे डैक्स कोडिंग कहा जाता है। तो डैक्स कोडिंग का मतलब होता है DAX यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ओके, तो जैसे पावर बीआई में एक कोडिंग होती है जिसे डैक्स कहते हैं। जैसे एक्सेल में आप बेसिक फार्मूले लिखते हैं तो वो भी एक कह सकते हैं ना कोडिंग टाइप की चीज़ है। तो ये डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस है जिसको शॉर्ट में डैक्स कहा जाता है। और ये डैक्स आपके पावर पिवट में भी होता है एक्सेल में, और ये डैक्स हमारा पावर बीआई में भी होता है। तो ये डैक्स ही जो है पावर बीआई को खास बनाता है। जब हमको एडवांस लेवल ऑफ कैलकुलेशंस करने हो, कैलकुलेटेड मेजर्स बनाने हो, हमें कैलकुलेटेड कॉलम बनाने हो, तो इन सब केस में ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये याद रखिएगा, आपको डैक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और वो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे फंक्शंस अभी। क्वेश्चन था जी या किसी हाँ गिवन हाँ वैल्यू है या डेटा प्रॉपर अलाइन नहीं होता या कोई कॉलम ऐड करना पड़ता है। हाँ, अगर हमें कोई एडिशनल कॉलम ऐड करना है, कोई कैलकुलेटेड कॉलम ऐड करना है, अगर जी जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप किसी भी टेबल को सेलेक्ट करके होम पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले जाइए। तो ये पावर क्वेरी एडिटर है, ठीक है। जी जी। अब क्योंकि मैं इसको कनेक्ट कर चुका हूँ इसलिए ये मुझे दिखा रहा है कि 832 डेज ओल्ड है, क्योंकि मैंने 832 मतलब करीब 3 साल हो गए पहले ये मान लीजिए ये चैप्टर किया होगा, तब से ये याद रखे उस बात को, या जो भी रीज़न। तो अब ये हमारे सारे टेबल है। मान लीजिए जैसे हमको कुछ भी कहीं गलत नज़र आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सप्लायर आईडी नहीं होती, एक बात बताइए, तो हम लोग यहाँ से एक ऐड कॉलम करके एक इंडेक्स कॉलम ऐड कर देते फ्रॉम वन, ठीक है। ये एक चीज़ थी। अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है कि किसी कॉलम का डेटा टाइप गलत है, किसी कॉलम का डेटा टाइप गलत है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऐसी वैल्यू थी जैसे ये पोस्टल कोड है, ठीक है। अब ये पोस्टल कोड को चेंज टाइप करके हम, अभी ये टेक्स्ट है तो इसे डेट टाइम बना दें, डेट बना दें, एक्सेट्रा। जैसे जो हमारा ऑर्डर्स है, तो ऑर्डर में ये जो ऑर्डर डेट है, इसका जो डेटा टाइप है वो डेट टाइम बोथ है, राइट। हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए। एक एग्जांपल बता, तो वो दिखाएगा कि ये अप्लाइड स्टेप है। तो इसीलिए पावर क्वेरी एडिटर के लिए हम लोग का एक अलग सिलेबस चलेगा, ठीक है। टैक्स का एक अलग सिलेबस चलेगा जिसमें हम उस टाइप के ही डेटा सेट कनेक्ट करेंगे जिसमें उस तरह की गलतियां होंगी, राइट, जो हमें सुधारनी होंगी। अभी क्योंकि हमने एसक्यूएल से कनेक्ट किया है, तो ये चैप्टर है अबाउट कनेक्टिंग विद एसक्यूएल डेटा सोर्स, ठीक है। तो अभी हम इसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट, कीप रोज, रिमूव रोज, है ना। एंटर कोई डेटा आपको मैनुअली भरना है, ट्रांसफॉर्म में आपके पास है ट्रांसपोज करना है, रोज को रिवर्स करना है, काउंट रोज करना है। जैसे अभी ये कंपनी, इनका कॉन्टैक्ट नेम फुल नेम दिया है, ठीक है। मान लीजिए हमें इसको किसी तरीके से हमें दो अलग अलग उसमें बांटना है, तो हम यहाँ से स्प्लिट कॉलम कर दें बाय डेलीमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो बाय डेलीमीटर करके स्पेस लगा दें तो क्या होगा, ये कॉलम जो है दो अलग अलग कॉलम में बढ़ जाएगा। देखिए स्पेस डेलीमीटर, राइट। ओके करेंगे, ये देखिए मारिया अलग हो गया, एंडर्स अलग हो गया। तो अभी इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इस चेंज को। दो स्टेप अप्लाई हुए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि पावर क्वेरी एडिटर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, वो एक अलग चैप्टर होगा आज ओके का। सर। हाँ, आज का हमारा पर्पस है कनेक्टिंग विद माई एसक्यूएल डेटाबेस, जो हमने कर लिया। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, ये एक ड्राइवर चाहिए, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और
हमने डेटाबेस के वो टेबल्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और जो सर्वर एडमिन है उन भाई साहब से हमने एक, ये हम लोग ने अलग बना लिया था ताकि आप लोग को इजी रहे, हम लोगों ने डेटा मॉडल का डायग्राम जो है वो भी ले लिया, जिससे हमें पता रहे कौन सा टेबल कौन सी फॉरेन की है। और कल जो छोटी सी एक्सरसाइज की उससे थोड़ा हमें फॉरेन की का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दें। पावर बीआई के तीन व्यू हैं, नए वर्जन में चार व्यू होंगे, जिसमें आपको यहाँ पे डैक्स भी दिख रहा होगा और एक और में और भी चीजें दिख रही होंगी, बट अभी हम तीन इंपॉर्टेंट व्यूज पे बात करते हैं। एक है रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे हम अपने ग्राफ्स बनाते हैं, जो हमने पहले दूसरे चैप्टर में बनाए, अपने डैशबोर्ड्स बनाते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल व्यू है, एक एक टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे तो उस टेबल का हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम उस टेबल के किसी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसको, तो हमें कॉलम टूल नजर आ जाएंगे, और अगर टेबल को सेलेक्ट करेंगे तो टेबल टूल नजर आएंगे। ठीक है, ये दो चीज याद रखिएगा, ये सब आगे काम आएगा। तो ये देखिए, टेबल सेलेक्टेड है तो टेबल टूल और क्या क्या उसमें किया जा सकता है। और अगर एक कॉलम को सेलेक्ट किया, जैसे मान लो बर्थडे, तो कॉलम टूल। अब ये बर्थ डेट है, किसी फॉर्मेट में दी गई है, तो ये जनरल डेट फॉर्मेट में दी गई है। आप इसे शॉर्ट डेट बनाना चाहते हैं, शॉर्ट डेट बना दीजिए, लॉन्ग डेट बनाना चाहते हैं, वो शॉर्ट टाइम बनाना चाहते हैं, तो जैसे एक्सेल में हम अलग अलग फॉर्मेट्स में बदल सकते हैं ना, डी डी एम एम वाई वाई, डी एम 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 वाई वाई, ऐसे अलग अलग फॉर्मेट्स में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब हम लोग बदल सकते हैं यहाँ से, तो ये याद रखना है। और तीसरा हमारा डेटा मॉडल व्यू होता है, तो ये डेटा मॉडल व्यू है। इस डेटा मॉडल व्यू में जितना पावर बीआई को समझ में आया, उसने अपने हिसाब से कुछ कुछ बना दिया है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, जितना उसको समझ में आया उसने बना दिया है। तो हम लोग जरा इसको इसके साथ में मैच करते हैं। हमने इधर इम्प्लॉय फिर ऑर्डर रखा है, सबसे इधर हम लोग इम्प्लॉय को रख लेते हैं ऐसे, और इम्प्लॉय के बगल में पहले तो ये हटा के, ऐसे आप लोग का आज का काम होगा ऐसे अरेंज करना। तो इम्प्लॉय के बगल में ऑर्डर रख लिया, ठीक है, तो एम्प्लॉय आ गया, ऑर्डर आ गया। फिर यहाँ तीन है, ऑर्डर डिटेल, कस्टमर और शिपर। तो ऑर्डर के बगल में है ऑर्डर डिटेल, ये रही ऑर्डर डिटेल। ऑर्डर डिटेल हमारी एक तरीके की सेंट्रल टेबल है, जिसमें हमारे ऑर्डर से कनेक्शन है और ऑर्डर से हमारा कई टेबल के साथ कनेक्शन है। तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर डिटेल, उसके नीचे कस्टमर, उसके नीचे शिपर। तो ऑर्डर डिटेल के नीचे कस्टमर ढूंढते हैं, ये रहे कस्टमर, ठीक है, और उसके नीचे शिपर भाई साहब, ये रहे, ये देखिए ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ऑर्डर डिटेल से जुड़ा रहेगा प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट क्या ले लिया, और प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे कैटेगरीज और सप्लायर्स। ठीक है, ये तो सारी 8 की 8 टेबल हमारी कनेक्ट होगी, और ये हमारा पावर बीआई का हो गया डेटा मॉडल। ठीक है, इस तरीके, अगर ये नहीं होता, अगर मान लीजिए वो कह देता है कि ये ये नहीं दिया होता, तो हमें कैसे मैनेज करना पड़ता। हम यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप में जाते हैं। ठीक है, मैनेज रिलेशनशिप में आपको दिख रहा है, जैसे मान लीजिए मैं एक रिलेशनशिप यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कि ऑर्डर में जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी है, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ये हो गया। तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर और एम्प्लॉय के बीच का जो लाइन है वो हट गया, ये लाइन हट गई। क्योंकि ये लाइन हट गई, रीज़न क्या है, क्योंकि हमने डिलीट मार दिया। तो एक तरीका क्या है रिलेशनशिप बनाने का, हमें, क्योंकि
यार डायग्राम जो हमारे एडमिन ने दिया था उसने बताया कि एम्प्लॉय आईडी के साथ जुड़ी हुई है ऐसे इन दो टेबल में। तो हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय आईडी को ड्रैग करके इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ड्रॉप कर देंगे और रिलेशन बन जाएगा। इतना इजी है ये एक तरीका है। ठीक है, हमने कहा हटाओ इसको। दूसरा तरीका क्या है, हम मैनेज रिलेशन में गए और न्यू पे क्लिक करा और यहाँ से अपनी टेबल 1 सेलेक्ट की। टेबल 1 है एम्प्लॉय और यहाँ से टेबल 2 सेलेक्ट की जो है ऑर्डर, और अपने आप ही उसने इन दोनों के बीच में पकड़ लिया। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो इधर से पहला सेलेक्ट करिए, इधर से दूसरा सेलेक्ट करिए। अब इम्पोर्टेंट स्टेप आता है कि रिलेशनशिप कैसा होगा। तो 1 to many होगा, मैनी टू वन होगा, 1 to 1 होगा या मैनी टू मैनी होगा। इसका मतलब ये होता है कि इम्प्लॉयज टेबल में अगर वो इम्प्लॉय आईडी एक बार ही आ रही है, जो ज़्यादातर होगा, क्योंकि इम्प्लॉयज टेबल इम्प्लॉय के लिए एक मास्टर टेबल है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल जो है वो एम्प्लॉयज के लिए एक मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल वो होती है जिसमें हम रिकॉर्ड्स जो एंटर करते हैं उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो। मतलब हमने एक बार एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जोड़ दिया तो बहुत कम ट्रांजैक्शन होंगे। जब कभी एक नया एम्प्लॉय आएगा तो ही हम एक एम्प्लॉय आईडी में वैल्यू जोड़ेंगे, अदरवाइज वो रहेगा। दूसरा, पर जो ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा होगी, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। दिन में हज़ारों ऑर्डर आ सकते, लाखों ऑर्डर आ सकते। तो ये एक ट्रांजैक्शनल टेबल है, ट्रांजैक्शनल टेबल और मास्टर टेबल। जो मास्टर टेबल होती है ज़्यादातर उसमें हर रिकॉर्ड एक यूनिक रिकॉर्ड होता है और एक एम्प्लॉय आईडी एक ही बार आएगी, पर वो एम्प्लॉय मैनी ऑर्डर्स रिसीव कर सकता है। जैसे क्योंकि ये बहुत पुराना डेटाबेस है तो शायद उस समय ऐसा होता होगा कि कॉल आती होगी और कॉल उसने पिक की, नैन्सी ने या जो भी ये है स्टीव बुकैनन ने, और विनीत ने उन्हें कहा कि मुझे प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं। तो ऑर्डर डिटेल में उन्होंने लिख दिया कि इन्होंने क्वेसो जो भी ये लिखा हुआ है, सिंगापोरियन ये और मोज़रेला, ये 3 चीज़ ऑर्डर की हैं, कितनी क्वांटिटी मंगाई है और क्या यूनिट प्राइस दिया है, सब उनको कोई डिस्काउंट दिया कि नहीं एम्प्लॉय। तो इस तरीके से हमें ये 2 चीज़ें पता लगी कि किस कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए और किस एम्प्लॉय ने कितने ऑर्डर रिसीव किए। इससे हम इंटरनल यू नो एक ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि विच एम्प्लॉय हैज़ परफॉर्म बेटर, और इससे हम ये भी कर सकते हैं कि हु इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, और इसे ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से देश से, क्योंकि कस्टमर अलग अलग डेमोग्राफी के, तो कौन से देश से क्या ज़्यादा ऑर्डर किया जा रहा है, उस बेसिस पे हम उन लोगों की पहचान भी जान सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये जो सारा हिसाब किताब है इसमें एक ही समझ में आती है कि एम्प्लॉय में एम्प्लॉय 1 रहेगा और ऑर्डर में वो मैनी रहेगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय कई चीज़ें कर सकता है। पर मान लीजिए कहीं ऐसा डेटाबेस हो जिसमें एक एम्प्लॉय एक ही ऑर्डर करेगा फिर कहेगा बस हो गया, तो वहाँ 1 to 1 कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर हमने पहले ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया होता और फिर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट किया होता तो वो मैनी टू वन हो जाता। आपकी ये बात समझ में आ रही या नहीं? आ रही है सर, आ रही है। राइट, तो हम किस ऑर्डर में इसे सेलेक्ट कर रहे हैं टेबल को, उस हिसाब से ये कार्डिनैलिटी हमें भरनी है। ओके कर देंगे, हमारा हो गया। पावर बीआई को इससे कोई मतलब नहीं, उससे डेटा मॉडल बना लिया। ऐसा ही डेटा मॉडल आप सबको प्रैक्टिस करना है और यहाँ से टेबल व्यू आके रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे। अब हम लोग एक बेसिक सा काम करेंगे कि
हमें पता है कि ऑर्डर टेबल में कस्टमर का आईडी और एम्प्लॉय का आईडी लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं लिखा है, और शिपर का भी आईडी लिखा हुआ है। तो कस्टमर की आईडी, एम्प्लॉय की आईडी और शिपर की आईडी लिखी, उनके नाम नहीं लिखे। ठीक है, हम आज छोटा सा काम करते हैं कि कस्टमर का नाम दिखाएंगे, एम्प्लॉय का नाम दिखाएंगे और शिपर का नाम दिखाएंगे। कैसे करेंगे देखिए। तो पावर बीआई में एक बहुत अच्छा विजुअल होता है जिसे टेबल या मैट्रिक्स कहते हैं। तो टेबल को आज यूज करते हैं। टेबल विजुअल हम ऐसे बना लेते हैं, ये बिल्कुल एसक्यूएल टेबल जैसे ही है या एक्सेल टेबल जैसे ही बनेगा। और हम ऑर्डर में से सबसे पहले ऑर्डर आईडी को यहाँ पे एज अ कॉलम ले आते हैं। तो ये हमारे सारे यूनिक ऑर्डर आईडी आ गए। और सिंपली कस्टमर टेबल में जाके कस्टमर का नाम ले आते हैं। और देखिए 10 248 पॉल हेनरियट करके आ रहा है, तो चेक करते हैं। तो ये विनेट है, देखते हैं विनेट भाई क्या है, पॉल हेनरियट है, राइट। तो अपने आप आने लगा। फिर उसके बाद हम एम्प्लॉय का नाम ले आते हैं। तो हमें पता है स्टीवन बुकानन भाई ने उसको रिसीव किया। तो यहाँ से एम्प्लॉय में आते हैं और एम्प्लॉय का, अब एम्प्लॉय का नाम दो पार्ट में दिया है, फर्स्ट नेम दिया है और लास्ट नेम दिया है। ठीक है, तो आज आपको एक छोटा सा मेजर बताते हैं। पावर बीआई में जब हम किसी टेबल पे राइट क्लिक करते, तो देखिए वो हमें कह रहा है एक नया मेजर बना लो या एक नया कॉलम बना लो। तो ये जो मेजर और कॉलम है ये कैलकुलेटेड फील्ड्स है, कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। तो पावर बीआई में एक मॉडलिंग टैब होता है। इस मॉडलिंग टैब में भी यही चीज लिखी है, न्यू मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। और इसके नीचे लिखा है राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन दैट कैलकुलेट्स अ वैल्यू फ्रॉम योर डेटा, राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन, राइट अ डेक्स। तो ये जो तीन चीजें हमें करनी होती है, नया मेजर, नया कॉलम या नया टेबल बनाना होता है, इसके लिए ही हम लोग डेक्स एक्सप्रेशंस या डेक्स कोडिंग लिखते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है और इसका जवाब दें। ये जो लास्ट नेम है और फर्स्ट नेम है, अगर मान लीजिए इन दोनों को कंबाइन करके हम एक फुल नेम बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो एक्सेल में बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, पर आपको लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है इसके लिए हमें एक कैलकुलेटेड मेजर चाहिए या सिंगल वैल्यू होगी या एक कॉलम ही होगा आपके हिसाब से? मैं तो मतलब ये कॉलम एक, ऐड कर लेता। राइट, नहीं नहीं, तो कॉलम इसमें मेजर लिखेंगे। नहीं, मैं मेजर, बता रहा हूँ मेजर होता है वो सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अब ये याद रखिए। देखिए अगर मुझे जानना है कि इस कंपनी ने टोटल कितनी सेल कर डाली, तो ठीक है, मेजर लिखेंगे। तो मेजर लिख देंगे, सम ऑफ सेल, राइट। करेक्ट। अगर मुझे जान, या टोटल कितने एम्प्लॉय हैं फॉर एग्जाम्पल, तो चलिए एक एम्प्लॉय टेबल में जाते हैं, मॉडलिंग में जाते हैं और न्यू मेजर लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं टोटल एम्प्लॉयज, ओके। और यहाँ से लिखते हैं एक नया डेक्स आज सीखते हैं, काउंट रोज। काउंट रोज, काउंट रोज के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग को टेबल पास करना है। देखिए जी। एज अ आर्ग्यूमेंट टेबल पास करना है। एम्प्लॉय। और और वो हो गया हमारा एम्प्लॉयज टेबल, ठीक है। और हमें पता है कि एम्प्लॉयज टेबल में जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं हमारे कंपनी में, राइट। तो ये जी। एक मेजर बन गया। और जो मेजर बना वो इस टेबल में बना और इसका आइकन ऐसा आ गया, देखिए।
एक कैलकुलेटर का आइकन सा आ गया, ठीक है। ठीक है, जो डेट है उनके आगे कैलेंडर आइकन आ गया, जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उनके आगे सिग्मा आइकन होता है। अब ये हो गया एम्प्लॉय, इसको हमें दिखाना है तो एक कार्ड मेजर लिया यहाँ से, और कार्ड मेजर में हमने क्या किया, उसको दिखा दिया, तो उसने बताया 9 एम्प्लॉय हैं भाई टोटल आपके पास। ये हो गया मेजर का काम। मेजर कोई भी तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकता है, ठीक है। और भी तो बहुत कुछ सीखना है इसमें, ये पहला आपका सीखा आपने। पर हमें एक्चुअली में हर रो के लिए चाहिए उसका फुल नेम, नहीं, हमें हर रो के लिए चाहिए। तो पहले यहाँ ट्राई करते, तो राइट क्लिक किया और कहा नया कॉलम बनाते इस टेबल में। ये याद रखिए, हमारे पास 8 अलग अलग टेबल है, हमने उन्हें ज्वाइन किया है, और अब हम उसके अंदर एक कॉलम बना रहे हैं, तो हम कहते हैं फुल नेम। इसका ऐसे याद रखते हैं, फुल नेम, फुल नेम। तो हम कहते हैं कि कॉन्कैटिनेट होता है क्या, तो कहता होता है ज्वाइन टू टेक्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। एक लिखा है कॉन्कैटिनेट, एक लिखा है कॉन्कैटिनेट, इवेलुएट एक्सप्रेशंस फॉर ईच रो इन द टेबल एंड देन रिटर्न द कॉन्कैटिनेशन ऑफ दोस वैल्यू इन अ सिंगल स्ट्रिंग रिजल्ट, ठीक है। तो हम पहले कॉन्कैटिनेट ट्राई करते हैं और ये पावर वे में रहेगा। तो हमने कहा फर्स्ट जो है वो हमारा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, फिर हमने इनके बीच में एक स्पेस दे दिया। ये जो डबल कोट्स के बीच में हम लिख रहे हैं ना, ये एक स्पेस है, तो ये एक लिटरल स्ट्रिंग है। और फिर हमने कहा एम्प्लॉयज का लास्ट नेम, ठीक है। लेट्स ट्राई कि ये वर्क करेगा कि नहीं। तो ये टेब, इसे रेफरेंस कहेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेड पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो यही हो रही है कि हम लोगों को ये दो वैल्यू तो वो कॉन्केटिनेट कर रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम ऐसे इसको लिख देते, लेट्स ट्राई, तो वहां पे जाएंगे तो देखिए एक नया कॉलम आ गया, फुल नेम जैसे नैन्सी के साथ, ठीक है। पर वो तीसरा नहीं कर रहा, तो लेट्स चेक कि वो क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में देखिए कितने एक्सप्रेशंस एक्सेप्ट होते हैं, देखिए कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, केवल 2। डू यू गेट दिस? उसके साथ, जी राइट। तो हमने जब यहाँ पे दो तो पहले ही दे दिए, एक उसका नाम और एक स्पेस, ठीक है। और अगर हमने कह दिया कि एम्प्लॉयज लास्ट नेम ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो बढ़िया से एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि दो ही चाहिए थे, दो हमने आर्गुमेंट पास कर दिए, पर उनके नाम में स्पेस नहीं रहेगा, राइट। देखिए, तो कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, हम कहे कॉन्कैटिनेट, एक नेस्ट बना देते हैं, कॉन्कैटिनेट के अंदर कॉन्कैटिनेट, और ये अंदर वाले के साथ एक स्पेस जोड़ देते हैं, राइट। देखिए, इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं, अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझिए। पहला कॉन्कैटिनेट, उसको दो चाहिए थे ना, है ना, उसे दो चाहिए थे, तो हमने नेस्टेड बना दिया। तो हमने कहा पहला वाला ले लो जिसमें स्पेस ले लो, और दूसरा वाला वैल्यू तो आप लास्ट नेम सीधे ले लो, ठीक है। और कॉन्केटिनेट यहाँ बंद हो गया, राइट। आप ट्राई करते, तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हम लोग ऐसे ही बीच बीच में डेटा सेट्स के बीच में सीखते रहेंगे, जो आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, और वो रैंडमली जो याद आएगा बताते रहेंगे। तो अब देखिए, नैन्सी डवेलो, एंड्रू फुलर, स्पेस आ गया, ठीक है। अब ये हो गया, और अब हम एम्प्लॉय का नाम, फुल नेम जो हमने बनाया है, और देखिए जो कैलकुलेटेड कॉलम है उसके आगे एफ एक्स लिखा है, फंक्शन दिख रहा है आपको, ऐसा आइकन आ जाएगा, जिससे पता लगेगा कि ये वाला जो कॉलम या फील्ड है वो एक्चुअली में है नहीं, हमने कैलकुलेट करके बनाया है। तो बस अब हम इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फुल नेम ले लेंगे, राइट। तो ऑर्डर आईडी ये स्टीव बुकैनन ने रिसीव की। अगर ये वैल्यू हम लोग को छोटी लग रही है,
तो पावर बीआई में हर एक विजुअल पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्मेट योर विजुअल भी दिखाई देगा, जो हमने पहले दिन सीखा भी था। तो इस विजुअल पे क्लिक किया और उसका फॉर्मेट विजुअल में एक वैल्यू आया, हम इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, थोड़ा दिखे तो राइट 17 कर देते हैं, पर ये नहीं बढ़ा क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू बढ़ाया, हेडर नहीं बढ़ाया। राइट, यहाँ से हेडर बढ़ा देते हैं। हेडर का बैकग्राउंड कलर कुछ बदल के देखा जाए, क्या पता अच्छा लगे। ये देखिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर बदल तो लिया आपने कम से कम, ऐसा कुछ कर दिया। राइट, तो ऐसे करके आप छोटे छोटे कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। तो ये दिखने में बड़ी बेसिक सी बात लग रही है कि अरे यार तुम यही तो बता रहे हो कि ये ऑर्डर आईडी किसने किया है, पर एक्चुअली में देखिए तो ये डेटा 3 अलग अलग टेबल में स्टोर्ड है। ठीक है, और बिना एक भी लाइन ऑफ एसक्यूएल ज्वाइन क्वेरी लिखे हम लोगों ने ये तीनों का डेटा एक टेबल में लाके दिखा दिया। इसको करने के लिए एसक्यूएल में हम लोगों को कम से कम 4 या 5 लाइन की एक क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक है, सो जो यहाँ पे ऐसे हो गया। और अब हम जैसे सेम हमें शिप वाया करना है, तो जो हमारा शिपर है, शिपर का कंपनी नेम ले आते हैं, तो देखिए वो भी आ गया। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, इससे पता लग रहा है कि ये कस्टमर का नाम है और ये कंपनी नेम में कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, और ये फुल नेम से क्या समझ में आ रहा है? आप कैसे बताएंगे कि इसमें कस्टमर कौन है, एम्प्लॉय कौन है और शिपर कौन? नहीं समझ में आ रहा। तो इसके लिए जो ये हमारे लेबल्स यहाँ बने फील्ड में, राइट, दिख रहे हैं, इन पे राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक नहीं, इन एरो पे क्लिक करना है और रीनेम कर देना है। ये हो गया हमारा कस्टमर। ओके, फुल नेम कौन है, रीनेम इसे कह दिया एम्प्लॉय, और ये कंपनी नेम, तो रीनेम कर दिया इसको शिपर। ओके, सॉरी फॉर नॉइस फ्रॉम बिहाइंड। सो इस तरीके से हमने उसका एलियस बना दिया। ठीक है, ऑर्डर आईडी को वही बोला ऑर्डर आईडी, कस्टमर को वही बोला, एम्प्लॉय को मतलब जो फुल नेम था उसको एम्प्लॉय बोल दिया, ये एलियस बना दिया। और मान लीजिए हमें कोई जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लानी है, जैसे इन्होंने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर की, तो वो हमें पता है हमारे डेटा मॉडल में से कि जो ऑर्डर डिटेल है उसमें क्वांटिटी है, राइट, कितनी क्वांटिटी, उसमें एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो इसमें है। सो हम यहाँ से गए और ऑर्डर डिटेल को पहले तो हमने सारे वो कर लिए, ऑर्डर डिटेल को ओपन किया और क्वांटिटी ले आए, तो वो अपने आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम ले आया, तो हम सम कर देते। तो इससे हमें एक सिंपल सी जानकारी मिली कि पॉल हेनरियट ने इस ऑर्डर में इतनी क्वांटिटी, इन्होंने इतनी की। और हमने देखिए 1, 2, 3, 4 अलग अलग टेबल का डेटा, ठीक है, यहाँ देखिए चारों सेलेक्टेड है, एक्चुअली 5 है, तो 5 अलग अलग टेबल का डेटा यहाँ दिखा दिया। ठीक है, अगर इवन हम प्रोडक्ट का नाम भी लाना चाहते हैं तो वो अपने आप डिवाइड कर देगा उसको, ऐसे ग्रुप कर देगा, पॉल हेनरियट 3 बार आ जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, और उसने कौन कौन सा कब कब किया। तो ऐसे बेनिफिट ये होता है कि डेटा मॉडल बना लेने से अब हम आराम से इनमें ज्वाइंस कर सकते और ऐसे टेबल्स बना सकते। यही हमारी आज की बेसिक एक्सरसाइज थी। आपको इतना पहले रेप्लिकेट करना है और फिर इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत कुछ करना है। ये सर 50 आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा सर। गुड, इसमें अभी और अच्छा लगेगा, इसमें 50 नॉर्थ विंड क्वेश्चंस है। ठीक है, जो
ये 50 नॉर्थविन क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली एसक्यूएल के लिए हैं, मगर आप इनको पावर बीआई में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें कैटेगरी नाम दिखे, डिस्क्रिप्शन दिखे कैटेगरी टेबल का, और उन्हें सॉर्ट करना है बाय कैटेगरी नेम। सॉर्टिंग कैसे होगी, ये टेबल बनाया, मान लीजिए सॉर्ट बाय कस्टमर नाम करना है, तो ये ऐसे कर दो, राइट क्लिक, बस इस पे क्लिक कर दो, ठीक है, सॉर्टिंग हो गई। तो जैसे ये पेज 1 है, अगर मान लीजिए ये पेज 1 क्या दिखा रहा है, ऑर्डर्स बाय कस्टमर एंड शिपर, ठीक है, एंड एम्प्लॉय, जो जो दिखा रहा है ऐसे करके आप पेज का नाम लिख लें। फिर एक दूसरी टेबल बनाइए, ऐसे नया पेज बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन करना है, एक ऐसी रिपोर्ट बनाओ जिसमें कैटेगरी नाम, डिस्क्रिप्शन और दिखे। तो क्या करना है, कैटेगरी टेबल खोली, ये लिया, ये बड़ा इजी सा है, और कैटेगरी का नाम, डिस्क्रिप्शन दिखा दिया, और सॉर्ट बाय कैटेगरी नेम आ गया, ये ऑलरेडी है सॉर्टेड ऐसे। तो ये एक है, इसको कह दिया क्वेश्चन 1, ठीक है, ऐसे करके बनाते जाइए और ये आपकी प्रैक्टिस होगी। इसको थोड़ा सजाना है तो यहाँ जाइए जनरल में, इफेक्ट में, विजुअल बॉर्डर इनेबल कर दे। इस पे टाइम स्पेंड करूंगा मैं। हाँ, ये आपको करना पड़ेगा, और इससे जो है आप ये करें। फिर अगला क्वेश्चन ले लीजिए, एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए। कुछ रिपोर्ट ऐसी होंगी जिसमें एक ही टेबल में जवाब आएगा, कुछ रिपोर्ट ऐसी होंगी जिसमें फिल्टर लगाने पड़ेंगे, तो ये हम लोग करेंगे, आप समझ रहे हैं। आज सबसे पहले मैं अपने आप सो इस तरीके से हम लोग अब अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जिसमें आप पावर बीआई के डिफरेंट एलिमेंट्स का यूजेज भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।